नमस्कार। आप सभी का टेस्ट पेपर में स्वागत है। आज अपने 24वां चैप्टर है मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसका टेस्ट पेपर है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हर संडे को अपने टेस्ट पेपर होता है और हर संडे को एक ही चैप्टर का टेस्ट पेपर होता है। तो आज 24वां चैप्टर है जिसका टेस्ट पेपर है। टेस्ट पेपर कैसे होता है, टेस्ट पेपर आपको किस प्रकार से देना है, ये जो पहले के टेस्ट पेपर हुए हैं उनसे आप लोगों को पता ही है कि किस प्रकार से टेस्ट पेपर होता है। देखो, ये चैप्टर है वो बहुत बड़ा है। मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र है वो बहुत बड़ा चैप्टर है। इस चैप्टर के 7 वीडियो मैंने डाले हैं, 7 क्लासें हैं वो डाली हुई है। तो आप लोग सबसे पहले तो वो 7 क्लासें हैं उनको एक बार दोबारा देख लें, जिससे जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ वो आपको अच्छी तरह से आए। दूसरी बात, जो इस टेस्ट पेपर में मैं प्रश्न बता रहा हूँ वो प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं टेस्ट पेपर में उन्हीं प्रश्नों को बताता हूँ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। इसलिए यदि आपको ये प्रश्न आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी अगर मान लो ये प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं तो आप लोगों को ये प्रश्न कंप्लीट याद करना है, जिससे एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिल सके। तो हम सबसे पहले अपना टेस्ट पेपर है वो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग लिखना स्टार्ट करो। मैं प्रश्न बता रहा हूँ कि अपने 24वां चैप्टर मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसमें से बड़ा प्रश्न आने का ज़्यादा चांस रहता है। यह भी मैं आप लोगों को बता दूं कि बड़ा प्रश्न आने का ज़्यादा चांस रहता है। तो मैं आप लोगों को 5 प्रश्न बड़े प्रश्न भी बताऊंगा लास्ट में, जिनमें से 100% गारंटी है कि एक प्रश्न है वो वार्षिक परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा। पहले मैं छोटे प्रश्न बताऊंगा, उसके बाद मैं लास्ट में बड़े प्रश्न बताऊंगा। उनमें से 100% एक प्रश्न है वो वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। अब हम टेस्ट पेपर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है अपने रुधिर के कोई 2 कार्य लिखिए। देखो, बहुत ईजी प्रश्न है, लेकिन इसी प्रकार के इजी प्रश्न कई बार एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, जो दिखने में बहुत इजी लगते हैं लेकिन जवाब है हमें पता नहीं रहता है। तो रुधिर के कार्य लिखिए। पहला प्रश्न है रुधिर के कोई 2 कार्य लिखिए। देखो, कार्य मेरे बहुत बताए हुए हैं, 6-7 कार्य है वो मेरे बताए हुए हैं, लेकिन आप लोगों को केवल कोई भी 2 कार्य है वो लिखने हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है रुधिर वर्ग ओ में कौन सा प्रतिजन पाया जाता है। रुधिर वर्ग ओ में कौन सा प्रतिजन पाया जाता है। देखो, ये प्रश्न मैंने इसलिए दिया है कि जितने भी रुधिर वर्ग है उनमें से किसी ना किसी का प्रतिजन या प्रतिरक्षी पूछा जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ओ का ही पूछा जाएगा, लेकिन 4 रुधिर वर्ग है, ए बी और ओ। तो इन चारों में से किसी का भी प्रतिजन या प्रतिरक्षी, दोनों में से कोई भी एक पूछा जा सकता है। मतलब इस प्रकार का एक प्रश्न बनता है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने ये प्रश्न दिया है कि रुधिर वर्ग ओ में कौन सा प्रतिजन पाया जाता है। दूसरा प्रश्न अपने ये है कि रुधिर वर्ग ओ में कौन सा प्रतिजन पाया जाता है। दूसरा प्रश्न है रुधिर वर्ग ओ में कौन सा प्रतिजन पाया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है हृदय की उत्पत्ति किससे होती है। देखो, हृदय की उत्पत्ति किससे होती है, कौन सा स्तर होता है जिससे हृदय की उत्पत्ति होती है। तो तीसरा प्रश्न यही है कि हृदय की उत्पत्ति है वो किससे होती है। चौथा प्रश्न रक्त व लसिका में 2 अंतर बताइए। तो ऐसे बहुत सारे अंतर बताए हुए हैं, लेकिन कोई भी 2 अंतर आपको बताने हैं। रक्त और लसिका में क्या अंतर होता है, मतलब इनमें क्या फर्क है, इसलिए 2 अंतर बताने हैं आपको। प्रश्न नंबर 4 है रक्त व लसिका में 2 अंतर बताइए। चौथा प्रश्न है रक्त व लसिका में 2 अंतर बताइए। 5वां प्रश्न हृदय चक्र किसे कहते हैं। केवल परिभाषा बतानी है इसके अंदर, हृदय चक्र किसे कहते हैं। 5वां प्रश्न है हृदय चक्र किसे कहते हैं, केवल इसकी परिभाषा आपको बतानी है। 5वां प्रश्न में हृदय चक्र किसे कहते हैं। 6वां प्रश्न हृदय के किस भाग में शुद्ध तथा किस भाग में अशुद्ध रुधिर पाया जाता है। ठीक है, तो शुद्ध कौन से भाग में पाया जाता है और अशुद्ध कौन से भाग में पाया जाता है। तो उन भागों के आपको नाम बताने हैं कि हृदय के कौन से भाग में तो शुद्ध रुधिर है वो बहता है और कौन से भाग में अशुद्ध रुधिर बहता है। तो ये आप लोगों को बताना है, दोनों का जवाब देना है कि शुद्ध कौन से भाग में बहता है और अशुद्ध कौन से भाग में बहता है। तो ये प्रश्न नंबर 6 था।
कि हृदय के कौन से भाग में शुद्ध रुधिर और कौन से भाग में अशुद्ध रुधिर है वो बहता है। प्रश्न नंबर 7, हीमोलाइसिस किसे कहते हैं? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हीमोलाइसिस किसे कहते हैं? हीमोलाइसिस किसे कहते हैं? 7वां प्रश्न है, हीमोलाइसिस किसे कहते हैं? 8वां प्रश्न, धमनी व शिरा में दो अंतर बताइए। 8वां प्रश्न है, धमनी व शिरा में दो अंतर बताइए। 8वां प्रश्न, धमनी व शिरा में दो अंतर बताइए। देखो अंतर वाला प्रश्न मैंने इसलिए दिया है कि हो सकता है इसमें बड़ा बना के भी पूछा जा सकता है कि 2 की जगह 4 भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको 2 ही पूछ रहा हूँ कि धमनी व शिरा में दो अंतर बताइए। तो इन अंतरों में परिभाषा भी आ जाएगी और इनके काम भी आ जाएंगे। 9वां प्रश्न है, आरबीसी का रंग लाल किस कारण से होता है? सभी को पता है आरबीसी का रंग लाल होता है, तो उसका कारण क्या है? किस कारण से आरबीसी का रंग है वो लाल होता है? तो आपको वो कारण बताना है। बिल्कुल छोटा सा जवाब है, आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है? 9वां प्रश्न है, आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है? तो इसका जवाब आपको देना है। 10वां प्रश्न, रुधिर स्कंदन किसे कहते हैं? परिभाषा लिखनी है इसकी। 10वें प्रश्न में रुधिर स्कंदन किसे कहते हैं? रुधिर स्कंदन किसे कहते हैं? 10वां प्रश्न है, रुधिर स्कंदन किसे कहते हैं? देखो 10 प्रश्न ये इजी दिए हैं मैंने। इजी इसलिए दिए हैं कि इसमें से छोटे प्रश्न यदि पूछा जाएगा तो वो इजी पूछा जा सकता है, लेकिन अगर बड़ा प्रश्न पूछा जाता है इस चैप्टर में से, यदि बड़ा प्रश्न पूछा जाता है और लगभग 100% 1% इस चैप्टर में से बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा, तो वो भी आपको साथ में याद करने हैं। तो ये 10 प्रश्न थे जिसके जवाब आपको भेजने हैं 1 से 10 प्रश्न तक। अगर नहीं आता है तो उसको वापस याद करना है, और अगर आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आप लोगों ने नियमित रूप से इस चैनल के माध्यम से बायोलॉजी की क्लासें ली है तो आपको 100% प्रश्न का जवाब है वो आ रहा होगा। अगर मान लो कई बार आपने नहीं लिए तब हो सकता है आपको जवाब ना आए, लेकिन अगर क्लास आप नियमित रूप से ले रहे हो तो आपको 100% इसका जवाब, जितने भी प्रश्न हैं उन सब का जवाब आएगा, क्योंकि मैं लगभग प्रश्न वही है जो मेरे खुद के करवाए हुए प्रश्न हैं। आगे का देखो, आगे का 11वां प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं, जो बड़ा वाला प्रश्न है। आप लोगों को केवल 10 प्रश्न तक ही देखना है। 11वां प्रश्न जो बड़ा वाला प्रश्न है वो हम स्टार्ट करते हैं कि 11वां प्रश्न है, रुधिर वर्ग की वंशागति को समझाइए। 11वां प्रश्न है, रुधिर वर्ग की वंशागति को समझाइए। देखो रुधिर वर्ग की वंशागति किस प्रकार से समझानी है ये थोड़ा आप लोगों को ध्यान रखना है कि रुधिर वर्ग की वंशागति को समझाइए कैसे। कंप्लीट जो मेरे सारणी बनाई हुई है वो सारणी भी इसमें बनानी है। इसमें से एक प्रश्न जैसे मैंने सोल्व करवाया था, आप लोग वीडियो के अंदर देखना, रुधिर वर्ग की वंशागति टॉपिक वही करवाया हुआ है मेरा, तो उसमें आप लोग चेक करना कि भी मैंने प्रश्न करवाया है कि किस प्रकार से संतति है उसमें रुधिर वर्ग है वो पहुंचता है। पहले हमें पता चल जाता है कि जो संतति उत्पन्न होगी उसका ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा, तो वो किस प्रकार से हमें पता चलता है। इसके लिए आप लोग रुधिर वर्ग की वंशानुगति वीडियो दिया हुआ है उसके अंदर कंप्लीट देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पूरा कंप्लीट वीडियो है, केवल इसी पे बनाया हुआ है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आपको देखो प्रश्न क्या है, रुधिर वर्ग की वंशानुगति को समझाइए, रुधिर वर्ग की वंशागति को समझाइए, 11वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न है, RH कारक को समझाइए। RH कारक को कंप्लीट समझाना है, क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से होता है, तो ये कंप्लीट आपको बताना है कि RH कारक है वो क्या होता है, कंप्लीट समझाना है। 13वां प्रश्न है, हृदय की आंतरिक संरचना का चित्र बनाइए। इसके अंदर केवल आपको हृदय की आंतरिक संरचना का चित्र बनाना है, आगे कुछ नहीं करना है, केवल हृदय की आंतरिक संरचना का चित्र बनाना है। इसके अंदर 13वां प्रश्न है, उसमें आपको हृदय की आंतरिक संरचना का चित्र बनाना है। देखो अब बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बन जाता है कि आपको चित्र बनाना आना चाहिए। कईयों को क्या होता है कि चित्र बनाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, उनको मैं ये कहूँ कि किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं, आलसी होते हैं वो, जो अच्छी तरह से चित्र है वो नहीं बना पाते हैं। इसलिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है जिससे आप लोग चित्र अच्छा बना सको। उसका देखो चित्र अच्छा आप तभी बना पाओगे जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। एक बार चित्र को देख के बना लिया, दोबारा देख के बना लिया, उसके बाद में बिना देखे बनाओ, बिना जल्दीबाजी किए आराम से सुंदर है वो चित्र बनाओ,
क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्व रखता है जब आप बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी में काम करते हो और उसके अंदर यदि चित्र बहुत अच्छा बनाया हुआ है, जैसे मान लो यही प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम में आ गया कि मानव की आंतरिक संरचना को सचित्र समझाइए, इसमें केवल मैंने चित्र पूछा है, लेकिन अगर यही प्रश्न आ जाता है कि सचित्र समझाइए, तो आप लोगों ने सबसे पहले यदि चित्र बहुत ज़्यादा अच्छा बना दिया, बहुत बढ़िया बनाया है, और वर्णन में यदि आपने थोड़ा बहुत कम भी लिखा है, तो आप लोगों के पूरे नंबर आ जाते हैं। उसका कारण यही है कि एग्जामिनर है वो ये देखते ही समझ जाता है कि वास्तव में इसने चित्र बहुत अच्छा बनाया, तो काम भी अच्छा किया होगा। तो चित्र है वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है बायोलॉजी के अंदर, इसलिए आप लोग चित्र बनाने की प्रैक्टिस है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। जितना ज़्यादा अच्छा चित्र बनाओगे आप लोग, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा और आगे भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जैसे चित्र देख लेते हो, उसको याद करते हो, तो चित्र कभी याद नहीं होता। अगर आप अपने हाथ से खुद प्रैक्टिस करोगे तभी आपको वो याद रहेगा। ये नहीं कि आपने देख लिया और ये समझ लिया कि ये ऐसे हो गया और आपको याद हो गया, कभी याद नहीं होगा। चित्र तभी आपको दिमाग में बैठा रहेगा जब आप उसको 2 या 3 बार है बना लोगे, उसके बाद में आपके दिमाग में वो बैठ के रहेगा। तो देखो, अपने प्रश्न था 13वां, हृदय की आंतरिक संरचना का चित्र बनाइए। इसके अंदर केवल चित्र बनाना है आपको, वर्णन आंतरिक संरचना का नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वो मैं बताऊंगा, उसके हिसाब से पूछा जा सकता है। आंतरिक संरचना का इसके अंदर प्रश्न है वो पूछने का चांस है वो कम है, ठीक है। तो इसके अंदर केवल आंतरिक संरचना का चित्र है वो पूछा जा सकता है, वर्णन नहीं पूछा जाएगा। 14वां प्रश्न, 13वां प्रश्न हो गया, हृदय की आंतरिक संरचना का चित्र बनाइए। 14वां प्रश्न है आपके लिए, मानव हृदय की कार्यविधि लिखिए। देखो, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। बहुत अच्छी तरह से मेरा क्लास बनाई हुई है, अच्छी तरह से समझाया हुआ है। अगर आपको आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा है तो एक बार उसको जाके क्लास में पीछे वीडियो दिया हुआ है प्लेलिस्ट के अंदर, उसमें जाके आप अच्छी तरह से समझ लो कि मानव हृदय की कार्यविधि लिखे। देखो, मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ, दोबारा बता रहा हूँ कि अगर आप लोग नए जुड़े हो चैनल से, तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाइए। अब प्लेलिस्ट में किस प्रकार से जाना है, कईयों को ये नहीं पता है, तो उनको मैं समझा देता हूँ कि सबसे पहले आप चैनल से जुड़े हो, आपको चैनल में जो वीडियो दिए हुए हैं वो अच्छे लगे हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले तो क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखो, सब्सक्राइब किस प्रकार से करोगे, आप वीडियो देख रहे हो तो उसके नीचे लाल अक्षर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो आगे आपको ऑप्शन मिलेगा ऑल, तो उस ऑल पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक हो गया, उसके पश्चात आप लोग प्लेलिस्ट में किस प्रकार जाओगे, तो मैं प्लेलिस्ट का आप लोगों को बता देता हूँ कि आप वीडियो देख रहे हो, उसके अंदर देखो डिडोना स्टडी पॉइंट नाम लिखा हुआ है, ठीक है, मेरी फ़ोटो लगी हुई है, तो उस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको सबसे ऊपर की तरफ क्या आएंगे, ऑप्शन आएंगे, ठीक है। ऑप्शन क्या आएंगे, सबसे पहले तो जो वीडियो है वो जो डाले हुए हैं, जो आप देख रहे थे वही वीडियो आएगा। उसके जस्ट आगे क्या आएगा, वीडियोज, जो कंप्लीट वीडियोज है, ठीक है। और 3 नंबर पे नाम आएगा प्लेलिस्ट, ठीक है, 3 नंबर पे नाम आएगा प्लेलिस्ट। तो उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करना आपको। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो उसमें बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जैसे 12th क्लास बायोलॉजी की भी बनी हुई है, ठीक है, 11th क्लास बायोलॉजी की भी बनी हुई है, जनरल साइंस की भी बनी हुई है, और भी कंपटीशन एग्जाम है उनकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आपको सबसे ऊपर मिलेगी लगभग क्लास 12th बायोलॉजी, सबसे ऊपर मिलेगी आपको क्लास 12th बायोलॉजी, ठीक है। उसके अंदर आपको क्लिक करना है। जैसे ही उसको खोलोगे, क्लास 12th बायोलॉजी की प्लेलिस्ट है, उसको खोलोगे तो आपको कंप्लीट पहले चैप्टर से, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसके बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 31वां जो चल रहा है, ऊपर उनको करते रहो और कंप्लीट है आपको क्लास है वो मिल जाएगी उसके अंदर। जैसे पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो जैसे इस चैप्टर का अपने 24वां चल रहा है, तो उसके अंदर आप 24वें चैप्टर के अंदर जाइए। 24वें चैप्टर में 7 पार्ट बने हुए हैं, तो उनमें से कौन सा पार्ट का नाम लिखा हुआ है कि जैसे रक्त परिसंचरण तंत्र, हृदय की आंतरिक संरचना, इस प्रकार से कंप्लीट बताया हुआ है। तो आप लोग सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाके उनको चेक कीजिए, क्योंकि कईयों को ये पता नहीं रहता है कि ये प्लेलिस्ट है क्या, सब्सक्राइब करना भी नहीं पता रहता है कईयों को। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये कि इस प्रकार से जो नए जुड़े हैं
वो जो पहले की क्लासें हैं उनको भी अच्छी तरह से देखते रहें। कई जो पहले से जुड़े हुए हैं फिर भी कई बार क्या होती है उनकी क्लास है वो मिस हो जाती है, किसी कारण से काम हो जाता है तो मिस हो जाती है, तो उसको आप बाद में भी देख सकते हो क्योंकि ये यूट्यूब के अंदर सेव रहती है, ठीक है। इसलिए उनको आप बाद में भी कभी भी बाद में भी देख सकते हो। तो देखो इस प्रकार से आप लोगों को जो पुराने वीडियो है वो भी देख सकते हो आप लोग अपने। देखो प्रश्न में बता रहा था आपको 13वां प्रश्न, हृदय की आंतरिक संरचना का चित्र बनाइए, ठीक है। इसके अंदर केवल चित्र बनाना है। 14वां प्रश्न है मानव हृदय की कार्यविधि को समझाइए। 14वां प्रश्न कौन सा है? मानव हृदय की कार्यविधि को समझाइए। 14वें प्रश्न में आपको मानव हृदय की कार्यविधि है उसको कंप्लीट बताना है। 15वां प्रश्न है दोहरा रक्त परिसंचरण को सचित्र समझाइए। 15वां प्रश्न कौन सा है? दोहरा रक्त परिसंचरण को सचित्र समझाइए। देखो इसके अंदर मैंने शायद चित्र नहीं बनाया, लेकिन आप लोग चित्र देखना, अगर किसके पास नहीं हो तो मेरे से ले लेना चित्र। इसके अंदर चित्र भी पूछा जा सकता है, शायद बनाया हुआ होगा पहले वीडियो के अंदर, और अगर नहीं मिलता है तो आप लोग देख लेना, बता देना मेरे को, जिससे आगे आप लोगों को बता दूं या मैं डाल दूंगा। तो 15वां प्रश्न है दोहरा रक्त परिसंचरण को सचित्र समझाइए। तो ये 15 प्रश्न थे, 1 से 10 तक थे वो छोटे प्रश्न थे, 11 से 15 है ये बड़े प्रश्न है। ये मैंने स्टार्ट में ही बता दिया है कि इस चैप्टर में से एक बड़ा प्रश्न 100% पूछा जाएगा। अगर मान लो इनमें से कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप जवाब भेजते हो उसके अंदर छोड़ दो या जैसा आ रहा है वैसा लिखो, लेकिन उसके बाद में आप उसको याद करो वापस। अगर मान लो छोटे प्रश्नों में कुछ नहीं मिल रहा है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। बड़े प्रश्नों में नहीं मिल रहा है तो आप पूछ सकते हो, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इसको इस प्रकार से सोल्व करना है, इस प्रकार से लिखना है। लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो बाद में आपको वो याद भी करना है। ये नहीं कि नहीं आ रहा है तो उसको आप छोड़ रहे हो, वापस नहीं देख रहे हो। नहीं आ रहा है तो पीछे की वीडियो है उसके अंदर जाइए, या आपके नोट्स बनाए हुए हैं उसके अंदर जाइए और उसको अच्छी तरह से याद कीजिए। जब आप उसको अच्छी तरह से याद कर लोगे तभी आप लोग हैं उनको पूरा फ़ायदा है वो मिल पाएगा। आप लोगों के लिए नियमित रूप से इस चैनल के माध्यम से बायोलॉजी की क्लासें हैं वो डाली जा रही है। बायोलॉजी की क्लासें वो नियमित रूप से चल रही है इस चैनल के माध्यम से। हमेशा की एक क्लास होती है, कई बार होता है जिस कारण से क्लास नहीं हो पाती है, लेकिन लगभग 99% कोशिश यही रहती है कि क्लास है वो हमेशा बायोलॉजी की डाली जाए। अब आप लोग मान लो कि उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हो तो वो आप लोगों की गलती है। आप लोग ही इनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाओगे। जैसे मैंने एक पहले वीडियो डाला था जिसमें मैंने ये बोला था कि स्कूल कब खुलेंगे, सिलेबस कम होगा नहीं होगा। अगर आप लोगों का टारगेट बड़ा है तो आप लोगों को पूरा सिलेबस पढ़ना है, कंप्लीट सिलेबस है आप लोगों को पढ़ना है। आपका अगर टारगेट बड़ा है तो, और केवल मान लो आपको 50 या 60% बना के 12वीं पास करनी है तो आप लोग इंतज़ार कीजिए। जब सिलेबस कम होता है, कितना होता है, उसके बाद में पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ये किन के लिए बोल रहा हूँ? जिनको केवल 50 और 60% है उतने ही बनाने हैं, तो वो लोग ज़्यादा परेशान ना हो, फालतू में अपना कीमती समय बर्बाद ना करें, क्योंकि उनके पास में समय नहीं रहता है। जो इतने टैलेंट होते हैं कि उन्होंने पहले ही सोच रखा है कि अपने को केवल 50 या 60% बनाने हैं, तो इतने टैलेंटेड विद्वान हैं वो अपना समय है वो बर्बाद ना करें। और जिनका टारगेट ज़्यादा लंबा है कि बायोलॉजी के अंदर 95+ नंबर अपने को लाने हैं, ठीक है, 95+ नंबर अपने को लाने हैं, तो 95+ नंबर तभी आएंगे अपने जब हम कंप्लीट सिलेबस करेंगे, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस है उसको पढ़ेंगे तभी आप लोगों के अच्छे अंक है वो प्राप्त होंगे। और मैं तो यही कोशिश करूँगा कि आप इसी श्रेणी में रहे, इसी सोच के साथ में रहे कि 95+ है वो नंबर अपने को एक इस सब्जेक्ट के अंदर तो लाने ही है। क्योंकि मेन सब्जेक्ट यही है। मैथ वाला स्टूडेंट होता है उनके मेन सब्जेक्ट मैथ होता है, तो वो ये कोशिश करते हैं कि मैथ में बहुत अच्छे अंक आए। बायोलॉजी के आप स्टूडेंट हो तो आपके मेन सब्जेक्ट कौन सा है? बायोलॉजी है, तो आप यही कोशिश करोगे कि बायोलॉजी के अंदर अच्छे अंक प्राप्त हो। इसलिए नियमित रूप से इन क्लासों को देखते रहिए, इन क्लासों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। हर संडे को जो टेस्ट होता है उस टेस्ट पेपर के अंदर शामिल होइए। ये नहीं कि उस टेस्ट पेपर को आप नहीं देख रहे हो, तो ये गलती है आप लोगों की। उस टेस्ट पेपर के अंदर आप लोग शामिल होइए। और चैनल है
उससे हमेशा जुड़े हुए रहिए। इस टेस्ट पेपर को अच्छी तरह से याद कीजिए, अच्छी तरह से इसका जवाब दीजिए। आगे की क्लास है जो 31वां चैप्टर अपने चल रहा है, तो आगे की क्लास है वो नियमित रूप से चलती रहेगी। धन्यवाद।